हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल लीगल मेट्स चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कर रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, जो लास्ट सेशन में किया था। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप लोगों के कुछ सजेशंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम अपने सेशन को और ज्यादा इंटरेक्टिव और एंटरटेनिंग बना सकें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एफआईआर के बारे में। एफआईआर को डिफाइन नहीं किया गया है सीआरपीसी के अंदर कहीं भी। सेक्शन 154 जो एफआईआर की बात करता है, ये 3 क्लॉजेस में डिवाइडेड है, और पहले क्लॉज में 2 प्रोवाइजो दे रखे हैं। सेक्शन 154 कहता है कि अगर किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, यानी कि एसएचओ, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कौन है? कोतवाल। एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर, अगर उसे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन सी इंफॉर्मेशन? रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिलती है अगर किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को, तो वो उस इंफॉर्मेशन को लिखेगा और पढ़ करके सुनाएगा। दैट इंफॉर्मेशन विल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग एंड रीड इट टू द इंफॉर्मेंट। तो उस इंफॉर्मेशन को जिस भाषा में लिखा गया है उसी भाषा में उसको पढ़ा जाएगा ताकि ऑथेंटिसिटी बनी रहे। उसके बाद इंफॉर्मेंट के उस इंफॉर्मेशन पर साइन करा लिए जाएंगे। सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन को एक एफआईआर डायरी में लिख लिया जाएगा। द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उसको एफआईआर डायरी में लिख लिया जाएगा। ये बताता है क्लॉज 1, सेक्शन 154 का क्लॉज 1 बताता है। अब इसके अंदर 2 प्रोवाइजो हैं। पहला प्रोवाइजो है, इसके अंदर कुछ ऑफेंसेस एनुमरेट किए गए हैं। वो ऑफेंसेस कौन कौन से हैं? वो है सेक्शन 326A, जो बताता है ग्रेवियस हर्ट कॉज्ड बाय डेंजरस वेपन और अदर मीन्स। 326B जो बताता है ग्रेवियस हर्ट कॉज्ड बाय एसिड। 354 जो बताता है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। 354A जो बात करता है सेक्सुअल हरेसमेंट बाय अप्लाइंग द क्रिमिनल फोर्स। 354B जो बात करता है डिसरॉबिंग द वुमेन बाय यूजिंग द क्रिमिनल फोर्स। 354C वायरिज्म की बात करता है। 354D बात करता है स्टॉकिंग की। 376 बात करता है पनिशमेंट ऑफ रेप। 376A बात करता है कॉजिंग द डेथ ऑफ द पर्सन और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। 376B सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन। 376C सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द पर्सन इन अथॉरिटी। 376D gang rape. Section 376DA gang rape of a woman who is below the age of 16 years. 376DB gang rape of a woman who is below the age of 12 years. And 376E जो बात करता है हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बारे में। तो ये ऑफेंसेस की लिस्ट दे रखी है फर्स्ट प्रोवाइजो में, और कहा है कि अगर ये ऑफेंस किसी के अगेंस्ट कमिट होते हैं या अटेम्प्ट किए जाते हैं तो उस केस में जो इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड की जाएगी वेरेवर इट इज पॉसिबल बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। इसके बाद सेकंड प्रोवाइजो है। सेकंड प्रोवाइजो में भी इन्हीं ऑफेंसेस की लिस्ट दे रखी है, सिर्फ 2 ऑफेंस नहीं है इसमें। वो है सेक्शन 326A जो बात करता है ग्रेवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन और अदर मीन्स, और 326B जो बात करता है ग्रेवियस हर्ट बाय एसिड। ये 2 ऑफेंसेस नहीं है, बाकी के सारे यहां पर ले लिए गए हैं। और उसमें लिखा हुआ है अगर ये ऑफेंसेस कमिट होते हैं या अटेम्प्ट होते हैं किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो परमानेंटली या टेम्परेरी डिसेबल्ड है, मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है,
तो ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी ऐसे पर्सन के घर पर, रेजिडेंस पर, या एट द कन्वीनियंट प्लेस of the choice of that person in the presence of a special educator or interpreter. एजुकेटर या इंटरप्रेटर की उपस्थिति में यह इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी। और इस प्रोवाइजो का जो सब क्लॉज बी है वो बात करता है कि जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी जा रही है, ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जा रही है, ये वीडियोग्राफ्ट होगी। और इसका सब क्लॉज सी कहता है ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जा रही है, इट विल बी कंडक्टेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट as specified in section 164 bracket 5a bracket a 164 5a के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी अगर ये ऑफेंसेस कमिट हुए हैं अगेंस्ट द पर्सन हु इज परमानेंटली और टेम्परेली फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड। अब यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ गया पिक्चर में सब क्लॉज सी के अंदर। जुडिशियल मजिस्ट्रेट पिक्चर में आने का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट है ट्रायल के दौरान इसको ट्रीट किया जाएगा एज एन एग्जामिनेशन इन चीफ। जी हां, सेक्शन 154 1 सेकंड प्रोवाइजो एंड सब क्लॉज सी, द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल बी ट्रीटेड एज एग्जामिनेशन इन चीफ अंडर सेक्शन 164 5AA। तो आई थिंक सेकंड इस प्रोवाइजो भी क्लियर हो गया हमारा। अब इसका सेकंड क्लॉज कहता है कि जो कॉपी है इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड करेगी उसकी जो कॉपी है वो दे दी जाएगी इंफॉर्मेंट को। 4 कॉपीज बनती हैं एफआईआर की। एक कॉपी विक्टिम को दे दी जाती है या इंफॉर्मेंट को दे दी जाती है, एक कॉपी जाती है मजिस्ट्रेट के पास अक्रेंस रिपोर्ट, एक कॉपी जाती है उस इलाके के एसपी के पास सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, और एक कॉपी रहती है उस पुलिस स्टेशन में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लॉज की तरफ जो तीसरा क्लॉज है सेक्शन 154(3) का जो क्लॉज है वो क्या बात करता है, ये देता है एग्जीक्यूटिव रेमेडी। हमने देखा 154 में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो शैल वर्ड इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इट इज मैंडेटरी फॉर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर द इंफॉर्मेशन इफ इट इज पर्टेनिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर इंचार्ज था उसने मना कर दिया एफआईआर रजिस्टर करने से, तो फिर क्या रेमेडी अवेलेबल है? वो रेमेडी अवेलेबल है 154(3) के अंदर। वो रेमेडी क्या है? द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग एंड विल बी सेंट बाय पोस्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, देन ही विल इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ और रादर ऑर्डर इट टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर empowered by him, any police officer subordinated to him and empowered by him। तो सेक्शन 36 है सीआरपीसी का। सेक्शन 36 क्या कहता है? जितने भी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, सुपीरियर ऑफिसर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, मतलब एसएचओ से जितने भी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, आईजी और डीआईजी, तो इन सभी के पास एसएचओ की पावर्स होती हैं। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए डीसीपी के अंडर में 4 पुलिस स्टेशन आते हैं। अब उसके पास तो इंफॉर्मेशन आई बाय पोस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, तो या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या उन 4 पुलिस स्टेशन में से किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो उसके सबऑर्डिनेट है उसको एम्पावर कर देगा कि भाई तुम इन्वेस्टिगेशन करो। तो तीनों क्लॉज हमारे यहां पर क्लियर हो जाते हैं सेक्शन 154 के। तो अब यहां पर क्वेश्चन रेज होता है, क्या एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है? जी हां, मैंडेटरी है एफआईआर रजिस्टर करना। तो क्या इसे अरेस्ट के रेट नहीं बढ़ जाएंगे? बहुत ज्यादा पर्सन्स अरेस्ट होने लगेंगे। देखिए, एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है लेकिन अरेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है। अरेस्ट आप किस बेसिस पर करेंगे? सेक्शन 41 के अंदर जो कंडीशंस दे रखी हैं उस बेसिस पर आप अरेस्ट करोगे। ऐसी थोड़ी ना कि हाँ एफआईआर लिख दी है तो आप अरेस्ट कर लोगे। तो एफआईआर लिखना मैंडेटरी है, अरेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है। तो एफआईआर रजिस्टर करने से अरेस्ट के केसेस नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ अरेस्ट नहीं बढ़ेंगे, लोगों की लिबर्टी पूरी तरीके से गारंटीड रहेगी, उस लिबर्टी को छीना नहीं जाएगा एफआईआर के बेसिस पर जब तक पुलिस को ऐसा नहीं लगता है। अब दूसरा क्वेश्चन रेज होता है, बहुत सारे फॉल्स एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, फेक एफआईआर से रजिस्टर हो सकती है।
तो भाई सेक्शन 182 ऑफ आईपीसी है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर फेक एफआईआर है, फॉल्स एफआईआर है, तो उस पर्सन के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चलाइए ना सेक्शन 182 ऑफ आईपीसी में। तो जितना ज्यादा आप यूज करेंगे 182 आईपीसी को, फॉल्स एफआईआर के केसेस उतने ज्यादा कम होते जाएंगे। तो देखिए अब 3 केस लॉ जिनको हम डिस्कस करेंगे यहां पर। एक है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल एंड अदर्स, 1992 सुप्रीम कोर्ट का केस है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल एंड अदर्स 1992 सुप्रीम कोर्ट का केस है। यह कहता है कि अगर किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो इसको रजिस्टर करना कंपलसरी है। ही इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर इफ ही रिसीव्स एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब क्या अरेस्ट के केसेस नहीं बढ़ जाएंगे? क्या एफआईआर करना, रजिस्टर करना जरूरी है? देखिए केस है 2009 से पहले का, 1992 सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो 2009 से पहले जो सेक्शन था हमारा, सेक्शन 41(1)(a), उसके अंदर इंफॉर्मेशन से पहले वर्ड इस्तेमाल हुआ था क्रेडिबल एंड रीजनेबल इंफॉर्मेशन। यानी कि पुलिस तभी अरेस्ट कर सकती थी किसी पर्सन को जब इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है और रीजनेबल है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। लेकिन सेक्शन 154 में इंफॉर्मेशन से पहले ऐसा कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका मतलब लेजिस्लेचर की इंटेंट है कि आपको एफआईआर चाहे जेन्युइन हो चाहे जेन्युइन ना हो, वेग हो, रीजनेबल हो या ना हो, आपको एफआईआर रजिस्टर करनी है। तो एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। ये लेजिस्लेचर की इंटेंट है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट केस आता है वह रमेश कुमारी वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2006 सुप्रीम कोर्ट का केस है हमारा। रमेश कुमारी वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2006 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के अंदर बताया गया है इफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड by the officer in charge of a police station does not disclose the commission of a cognizable offense, यानी कि जो इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस ऑफिसर को वो डिस्क्लोज नहीं कर रही है कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, then the officer in charge of a police station shall preliminary investigate the case and will find out whether there is a commission of a cognizable offense or not. तो जो ऑफिसर इंचार्ज है वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा और फाइंड आउट करेगा कहीं कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस तो नहीं हो रहा है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन, द जेन्युइननेस ऑफ द एफआईआर, कि एफआईआर जेन्युइन है या नहीं। द जेन्युइननेस ऑफ द एफआईआर विल बी सीन पोस्ट एफआईआर इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब आप देख लीजिए कि एफआईआर कितनी जेन्युइन है। अगर आपको लगता है कि इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, एफआईआर जेन्युइन नहीं है, देन द केस कैन बी क्लोज इन द पुलिस रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट दे सकते हैं 173 में। तो एफआईआर तो रजिस्टर करनी है आपको। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है हमारा ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2013 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट केस है, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2013 सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर बताया गया है कि जो एफआईआर है दैट पुट्स द क्रिमिनल प्रोसेस इनटू द मोशन। जो एफआईआर है क्रिमिनल प्रोसेस को मोशन में लाती है, उसको गति प्रदान करता है। यू नो द इनिशियल फैक्ट्स, एफआईआर क्या है? द इनिशियल फैक्ट्स ऑफ द क्राइम दे आर रिक्वायर्ड टू बी डॉक्यूमेंटेड। इनको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि ऑन अ लेटर स्टेज द फाउल प्ले कैन नॉट बी डन, फाउल प्ले ना हो जाए, उनमें चेंजेस ना हो जाए। वो एक बार डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगे एफआईआर में, एक बार अक्रेंस रिपोर्ट भेज दी जाएगी मजिस्ट्रेट के पास, तो इनिशियल फैक्ट्स में चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। द एफआईआर एंड द अक्रेंस रिपोर्ट डज नॉट अलाउ दिस एंड टू अवॉइड द फाउल प्ले बाय द पुलिस द एवरी स्टेप टेकन बाय द पुलिस शुड बी डॉक्यूमेंटेड। अगर पुलिस फाउल प्ले कर रही है तो उस चीज को भी रुका जा सकता है, हर स्टेप जो डॉक्यूमेंटेड होगा। दूसरा, अगर कोई ऑफेंस हुआ है और हम उसकी एफआईआर रजिस्टर करते हैं, देन इट ensures the rule of law in the country. It assures the victim that he will get justice. जिस देश में जितनी कम एफआईआर लिखी जाएंगी वहां पर लॉलेसनेस की समस्या उतनी ही ज्यादा होगी।
ये जो है 5 बेंच का डिसीजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है, एंड इट इज स्पीकिंग थ्रू द चीफ जस्टिस पी सदाशिवम। देखिए जितने भी बड़े बड़े डिसीजन है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने जज बेंच है यहाँ पर, और चीफ जस्टिस का नाम पता होना चाहिए। इससे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहां पर ये आता है कि इफ द इंफॉर्मेशन डज नॉट डिस्क्लोज द अकरेंस ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन द पुलिस ऑफिसर शैल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेट द केस एंड फाइंड आउट if there is any commission of a cognizable offense, then it is mandatory for the police officer to register the FIR। ये हमने रमेश कुमारी में भी कर लिया, यही चीज ललिता कुमारी में भी आगे। उसके बाद नेक्स्ट है, कोर्ट कहता है कि हालांकि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है पुलिस को, FIR को रजिस्टर करना है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस हैं जहां पर पुलिस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। वो केसेस कौन से? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, कमर्शियल डिस्प्यूट्स, करप्शन केसेस, मेडिकल नेग्लिजेंसेस, और जहां पर FIR को रजिस्टर करवाने में 3 महीने से ज्यादा का डिले हो। लेकिन कोर्ट कहता है ये जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, 7 दिनों में खत्म हो जानी चाहिए, बट बाय द सब्सिक्वेंट ऑर्डर द लिमिट ऑफ द 7 days हैज बीन अपवर्डली मॉडिफाइड, यानी कि 7 दिन का समय 15 दिन कर दिया गया बदल के। अब यहां पर फिर से वही बात कही गई कि अगर हम सारी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करने लगेंगे तो अरेस्ट के केसेस नहीं बढ़ेंगे अरेस्ट के केसेस। सेक्शन 41 उसको डील करता है ना, आप हर केस में अरेस्ट नहीं करते, वहां पर वर्ड लिखा हुआ था हमारा। लेकिन 2009 में अमेंडमेंट आ गई ना, और 41 में चेंज हो गया, और अब जो हीनियस क्राइम्स हैं जैसे रेप का केस हो गया, मर्डर का केस हो गया, वहां पर पुलिस जनरली अरेस्ट कर लेती है लोगों को। आई थिंक ललिता कुमारी का भी केस आप लोगों को अच्छे से कवर हो गया होगा। तो हमारे FIR का फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट हमारा FIR का कंप्लीट हो गया, और सेकंड पार्ट में बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें हमें इसको करनी है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे क्रिप्टिक FIR क्या होती है, जीरो FIR क्या होती है, FIR को क्वैश करवाना हो तो कैसे होगा, क्रॉस FIR क्या होती है, मल्टीपल FIR के केस पे क्या होता है, टेस्ट ऑफ सेमनेस क्या होता है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। FIR की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे, तो हमारा FIR का टॉपिक पूरा खत्म होगा। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अपने कमेंट्स में लिख करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।